चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आज के सेशन में बायोस एरर कोड को कंप्लीट करेंगे। पिछली बार हमने बायोस एरर कोड पे लेसन को छोड़ा था। 30 तारीख के सेशन में हमने बायोस एरर कोड्स के बारे में बात करी थी कि बायोस एरर कोड क्या होते हैं। साथ ही पीछे हमने बायोस के बारे में भी पढ़ा था कि बायोस जो है वो एक तरह का सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर जो है वो एक तरह के फर्मवेयर के अंदर रहता है जिसकी वजह से इसको रोम बायोस के नाम से जानते हैं। लेकिन ये बायोस एरर कोड्स क्या होती हैं? बायोस बहुत सारे काम करता है, उसमें से एक काम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के बाद जो है वो है एरर जनरेट करना। एरर किस बात की जनरेट करता है? ये एरर जनरेट करने का क्या मतलब है? एरर जनरेट करने का मतलब है कि अगर आपके सिस्टम में ड्यूरिंग मशीन टर्न ऑन करते वक्त जो एरर्स है अगर कोई, और ये एरर जो है छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, तो आपको मशीन बताएगा कैसे इन्फॉर्म करेगा कि फलानी टाइप की एरर्स है। तो इसीलिए बायोस को जो है वो एरर कोड्स बताने के लिए भी रखा गया है। तो बायोस में एरर कोड्स जो है वो दो तरीके से दिखाई देती है। एक तो टेक्स्ट मैसेज के रूप में कि आपको टेक्स्ट मैसेज दिखाई दे रहा है बायोस की एरर में, बाकायदा डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे टेक्स्ट मैसेज, जैसे हार्ड ड्राइव नॉट फाउंड, या हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पड़ा हुआ है, आपने हार्ड ड्राइव को लगा दिया तो कहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड। कीबोर्ड मिसिंग, आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है तो कीबोर्ड मिसिंग। इस तरह की जो बेसिक कॉमन एरर्स हैं जिनसे डिस्प्ले आ सकता है स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले किया जा सकता है, तो बायोस उन मैसेजेस को, एरर मैसेजेस को स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है ताकि यूजर उन एरर मैसेजेस के अकॉर्डिंग चीजों को ठीक कर सके। जैसे कीबोर्ड नॉट फाउंड नाम का मैसेज आ रहा है, दैट मींस यूजर कीबोर्ड को चेक करे। ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड, इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आपने अपनी हार्ड ड्राइव में नहीं लगाया हुआ है। लेकिन अगर कोई ऐसी क्रिटिकल एरर आ जाती है जिसको बायोस टेक्स्ट के फॉर्म में वो एरर मैसेजेस स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं कर सकता है, तो ऐसे में बायोस के पास एक दूसरा साधन है, वो है बीप कोड्स। बायोस जो है वो बीप कोड्स के जरिए भी आपको बहुत कुछ बताता है। सिस्टम हार्डवेयर मेंटेनेंस करने वाले व्यक्ति को बताता है। मान लीजिए कि आपने अपने मशीन को ऑन किया और उस पे स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं आ रहा, यानी कि मॉनिटर पे कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स कि हमारे सिस्टम में कुछ एरर्स आ गई है। अब ये एरर क्या होंगी, उन एरर्स को यहाँ पे 5 एरर हमने जो मोस्ट कॉमन एरर्स हैं और उनके बीप कोड्स जो हैं वो यहाँ पे लिख दिए हैं। इससे ज्यादा और कोई ज्यादा से ज्यादा एरर, बहुत ज्यादा एरर यहाँ से रेक्टिफाई नहीं की जा पाती हैं। बाकी एरर्स के लिए फिर मशीन को खोल करके चेक करना पड़ता है। तो देखिए पहला है, यहाँ एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल में लिखा है नंबर ऑफ बीप्स है, एरर सोल्यूशन है। एरर किस तरह की है? पहला है वन शॉर्ट बीप, एक छोटी बीप, केवल एक सिंगल बीप अगर आएगी तो वो सिस्टम ओके होने की निशानी है। दैट मीन सिस्टम हमारा चल रहा है ठीक है एकदम। लेकिन 2, 3, 4 शॉर्ट बीप्स आने लगेंगी तो ये एरर हो सकती है। रैम खराब हो सकती है या रैम की एरर हो सकती है। ग्राफिक या वीडियो कार्ड जो लगा है वो लूज कनेक्शन हो सकता है, रैम लूज हो सकती है। तो रैम को बाकायदा सिस्टम को बंद करके रैम निकाल करके उसको ठीक से प्रॉपरली सीट करेंगे, प्रॉपरली बिठाएंगे। और रैम को प्रॉपरली बिठाने के बाद, रैम को प्रॉपरली बिठा देने के बाद मशीन को ऑन करेंगे। 5 शॉर्ट बीप्स अगर आती हैं तो रैम और सीपीयू चेक करेंगे कि प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है कि नहीं। हो सकता है किसी ने सीपीयू को अभी खोला हो और एक बार असेंबलिंग कर रहा हो तो भी स्क्रीन में डिस्प्ले आना बंद हो जाता है, यानी मशीन तो चलती है, मशीन के पावर सेक्शन वगैरह सब चलेंगे, मशीन में पावर भी ऑन होगी लेकिन स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं आएगा। ये एक बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो अक्सर मशीनों में आती है। एक, या तो मशीन में पावर नहीं आएगी और आएगी तो स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं आएगा।
तो स्क्रीन पे डिस्प्ले ना आने पे बायोस जो है अगर बीप कोड दे रहा है तो वो बीप कोड के जरिए जो है हम ये पता लगा देंगे। 6 शॉर्ट बीप्स आ रही है तो कीबोर्ड रिप्लेस करिए, 1 लंबी और 3 छोटी बीप्स आ रही है तो रैम को प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा कि रैम प्रॉपरली लगाई है कि नहीं। रैम के जो स्लॉट्स होते हैं या रैम के जो रैम जो होती है उसमें जो कांटेक्ट पॉइंट्स होते हैं, वो कांटेक्ट पॉइंट्स जो हैं वो उनमें कार्बन जम जाता है तो उसको जो है उन कांटेक्ट पॉइंट को एक इरेजर से जो है वो क्लीन कर लिया जाता है और फिर दोबारा से उसको रैम को जो है वो इंसर्ट करेंगे, आपका स्क्रीन पर डिस्प्ले आ जाएगा। तो ये बायोस एरर कोड्स के नाम से जाने जाते हैं और तकरीबन हर सिस्टम में ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमारे काम आ जाते हैं। जैसे कि आप मशीन को ऑन कर रहे हैं तो बीप्स आ रही हैं, तो आप कुछ मत करिए, आप मशीन को जो है बंद करके उसकी मेमोरी को निकालिए या अगर उसमें ग्राफिक वीडियो कार्ड लगा है तो उसको प्रॉपरली बिठा लीजिए और दोबारा से ऑन कर लीजिए। रैम को क्लीन कर लीजिए, रैम के कॉन्टेक्ट पॉइंट्स को जो है वो जो छोटे बच्चों का जो मिटारने वाला आता है उस मिटारने वाले से आप रैम के जो कांटेक्ट पॉइंट्स है उसको क्लीन कर लीजिए क्योंकि उनमें कार्बन जम जाता है। कीबोर्ड को आप चेक कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी एरर जो है वो बायोस एरर कोड से दूर नहीं की जा सकती। ये छोटी मोटी एरर्स, रैम की एरर हो गई या ग्राफिक कार्ड प्रॉपरली नहीं लगाया या कीबोर्ड नहीं लगाया या हार्ड ड्राइव नहीं लगाई आपने, इतने छोटे छोटे एरर्स को ये दूर कर सकता है। तो इनको हम लोग बायोस एरर कोड्स कहते हैं क्योंकि ये एरर कोड्स जो है वो दो तरीके से दिखाई देती हैं, या तो टेक्स्ट के मैसेज के रूप में या फिर बीप कोड के रूप में। आपको बीप सुनाई देगी और उसी से ही आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि कौन सी एरर हमको जो है वो फेस करनी पड़ रही है। एरर आने पे या स्क्रीन पे या तो कुछ भी नहीं आएगा और बीप साउंड सुनाई देंगे। इनको हम लोग बायोस एरर कोड कहते हैं। ये हो गया बायोस एरर कोड्स के बारे में। इंपॉर्टेंट है बायोस, आपको मैंने पिछले सेशन में बता ही रखा है। बायोस चैप्टर पूरा का पूरा टॉपिक नंबर बायोस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, जो कि सब का सब आया हुआ है एरर कोड से लेकर के आपका जो है बायोस क्या होता है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। कैशे मेमोरी क्या होती है? कैशे मेमोरी के बारे में बात करेंगे। कैशे मेमोरी एक बड़ा किया हुआ टॉपिक है, ये मॉड्यूल 1 में भी हमने किया था। मॉड्यूल 1 यानी M1 के पेपर में भी सीपीयू कैशे मेमोरी के बारे में है। तो कैशे मेमोरी जो है वो यहाँ पे भी है। कैशे मेमोरी जो है वो होती क्या है? कैशे मेमोरी, मेमोरी यानी वो एरिया जहां पे डिजिटल डिवाइस अपने डेटा को स्टोर करते हैं, दैट इज मेमोरी। मेमोरी जहां डेटा को स्टोर किया जा रखा जाता है। अब ये परमानेंट और टेम्परेरी दोनों प्रकार की होती हैं। तो मेमोरी का मतलब टेम्परेरी और परमानेंट दोनों प्रकार की। लेकिन कैशे मेमोरी अगर लिख दिया गया है तो कैशे मेमोरी जो है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है। टेम्परेरी इसलिए, टेम्परेरी मेमोरी कहते किसको है और परमानेंट मेमोरी किसको कहते हैं? तो टेम्परेरी मेमोरी उसको कहते हैं जो पावर ऑफ होने पे उसके अंदर रखे कंटेंट्स यानी उसके अंदर जो कुछ भी स्टोर होगा वो इरेज हो जाएगा। और परमानेंट मेमोरी वो हो गई जो रिकॉर्ड कर लेती है चीजों को। तो ये फर्क हम सबको पता है क्योंकि मॉड्यूल 1 से लेके हम यहाँ तक पहुंचे हैं अगर, तो बहुत सारी चीजें पीछे पढ़ के आए होंगे, वहां मेमोरी के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो कैशे मेमोरी कहाँ होती है? कैशे मेमोरी जो है वो सीपीयू के अंदर होती है। सीपीयू की कैशे मेमोरी के बारे में बात कर रहा है। कैशे और भी जगहों पे होती है, सीपीयू की कैशे मेमोरी के बारे में बात की जा रही है। सीपीयू कैशे और कैशे मेमोरी इनसाइड द सीपीयू कहां होती है? सीपीयू की कैशे सीपीयू के भीतर होती है। ये सीपीयू अगर है हमारा, ये हमने एक डायग्राम बना रखा है, तो इसमें सीपीयू के भीतर कैशे मेमोरी है। इट इज यूज टू रिड्यूस द सीपीयू टाइम टू एक्सेस द मेन मेमोरी। देखिए सीपीयू और रैम यानी मेमोरी के बीच में क्या संबंध है? सीपीयू जो है जो मेमोरी होती है यानी रैम होती है उसको एक गोडाउन की तरह इस्तेमाल करता है। यानी सीपीयू, क्योंकि सीपीयू के पास अपनी ज्यादा बड़ी मेमोरी नहीं होती, तो सीपीयू क्या करेगा? सीपीयू कैसे जो है
सीपीयू को जो भी डेटा मिलता है इनपुट से, वो डेटा जो है पहले मेमोरी के पास जाता है, मेमोरी यानी रैम के पास, और उसके बाद वो सीपीयू के भीतर जाता है। तो सीपीयू के भीतर भी छोटी मेमोरी इसीलिए बनाई गई ताकि प्राइमरी मेमोरी से आने वाले डेटा को सीपीयू अपनी इस मेमोरी के अंदर स्टोर कर सके। तो सीपीयू जो है वो मेन मेमोरी को एक्सेस करने में उसको कम वक्त लगे, इसीलिए सीपीयू के भीतर भी एक मेमोरी बना दी गई है। अदरवाइज जब ये मेमोरी, पुराने समय में सीपीयू के भीतर ये मेमोरी जो है वो नहीं होती थी, तो सीपीयू को रैम से लगातार डेटा लेते रहना पड़ता था। तो सीपीयू को रैम के पास जाना पड़ता था और रैम से डेटा, इससे सीपीयू की प्रोसेसिंग कैपेसिटी के ऊपर असर पड़ता है। तो सीपीयू का आर्किटेक्चर बनाने वाले इंटेल ने क्या किया कि सीपीयू के भीतर ही एक छोटी कैश मेमोरी बना दी। सीपीयू के भीतर लेवल 1, लेवल 2 और अभी जो लेटेस्ट लेवल है वो तो लेवल 3 तक का कैशे मेमोरी आ गया है। तो सीपीयू और रैम के बीच में जो डेटा का आदान प्रदान होता है वो इसकी बजाय कैश मेमोरी कर लेती है। इससे सीपीयू का टाइम जो है वो बच जाता है। तो सीपीयू कैशे और कैशे मेमोरी इनसाइड द सीपीयू कहां रहती है? इट इज रिजाइड इनसाइड द सीपीयू। सीपीयू के भीतर रहने वाली कैशे मेमोरी, इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द सीपीयू टाइम टू एक्सेस द मेन मेमोरी। ये सीपीयू के मेन मेमोरी के एक्सेस करने के टाइम को कम कर देती। नहीं तो सीपीयू को ज्यादा टाइम लगता है मेन मेमोरी से डेटा लेने में। कैशे इज स्मॉलर एंड फास्टर मेमोरी। कैशे बहुत छोटी और बहुत तेज चलने वाली मेमोरी होती है, रैम से ज्यादा तेज होती कैशे मेमोरी। इट हैज फॉलोइंग लेवल्स। सबसे पहले लेवल 1 कैश मेमोरी होती जो सीपीयू के भीतर होती। बाकी जितनी भी L2 कैशे मेमोरी होती है, ये L2 या L3 कैशे मेमोरी होती है, ये बाहर होती है। सीपीयू के सबसे ज्यादा पास जो है वो सीपीयू की L1 कैशे मेमोरी होती है। ये सीपीयू के भीतर ही बनी रहती, बाकी दोनों सीपीयू से थोड़ा बाहर रहती है। सो L1 कैशे बिल्ट इनटू द एक्चुअल सीपीयू कोर। ये सीपीयू कोर के भीतर यानी एक्चुअल सीपीयू के भीतर ही बनाई जाएगी, एक्चुअल सीपीयू के भीतर कोर के अंदर बना दी गई होती। इट इज ए पीस ऑफ रैम, एक प्रकार की रैम होती है, लेकिन इसकी कैपेसिटी ज्यादा नहीं होती। L1 कैशे इज पार्ट ऑफ सीपीयू। L1 कैशे जो है वो सीपीयू का पार्ट होती है और इसके साइज अभी तक जो 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 KB, सॉरी केबी में है ये, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 224 KB, ये आपको सीपीयू के अंदर मिलेगी और सबका साइज सीपीयू में अलग अलग होता है। अलग अलग L1 कैशे होती है सबके, और किसी की सीपीयू की कैशे मेमोरी, L1 कैशे मेमोरी कितनी है, इसके लिए आपको मैन्युफैक्चरर की साइट पे जाके उस सीपीयू का डिटेल मंगवानी पड़ेगी, तब पता लगेगा कि L1 कैशे जो है वो कितनी बड़ी है। तो L1 कैशे डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। इस L1 कैशे में जो सीपीयू के भीतर होती है क्या करती है, जो मेमोरी से, मेन मेमोरी से जो डेटा आ रहा है वो पहले L2 कैशे में आता है मेन मेमोरी से, फिर वो L1 कैशे में जाता है। जो सीपीयू प्रोसेस कर रहा होता है डेटा वो ही L1 कैशे में रखता है। अब हर एक, चाहे कैशे L1 हो या L2, इसके अंदर होता क्या है, क्या चीज जाती है इसके अंदर? इस कैशे के अंदर 2 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन इज द L1 कैशे डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, one for data and one for instruction। तो इन कैशे मेमोरी में लोड क्या होता है, इनके अंदर डेटा लोड होता है जो कि यूजर डाल रहा है, और साथ ही उस डेटा पे क्या काम करना है, इंस्ट्रक्शन, कमांड, कोड्स। उस डेटा का करना क्या है, अगर 10 + 10 करना है तो 10 और 10 तो डेटा हो गया, और प्लस यानी एडिंग का ऑपरेशन करना है, तो एडिंग जो है वो हमारी इंस्ट्रक्शन हो गई और डेटा हो गया हमारा 10 + 10। तो जो सारा डेटा जाएगा सीपीयू की कैशे में, तो वो सीपीयू कैशे जो है, इसको कैशे के अंदर 2 हिस्से हैं, एक में डेटा रहेगा और एक में इंस्ट्रक्शन रहेगा। लेकिन कुछ कैशे ऐसी भी रहेंगी जिसमें डेटा और इंस्ट्रक्शन को कॉमन यानी साथ साथ में स्टोर कर लिया जाएगा।
इस तरह की कैशे को यूनिफाइड कैशे कहते हैं। इफ कैशे इज कॉमन फॉर बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, इट इज कॉल्ड यूनिफाइड कैशे। यानी कैशे दो प्रकार की होती हैं, एक जो डेटा और इंस्ट्रक्शन को अलग अलग स्टोर करती है और एक जो कॉमन स्टोर कर लेती है। कॉमन मतलब साथ साथ रखेंगे, उनको यूनिफाइड कैशे कहते हैं। तो लेवल 1 का सीपीयू कैशे सीपीयू की कोर के भीतर रहता है और L2 L1 से थोड़ा बाहर की तरफ होता है ये सब सीपीयू के भीतर ही है। L2 कैशे किसको कहते हैं? L2 कैशे जो है वो L1 कैशे से ज्यादा बड़ी होती है साइज में, और ये L1 कैशे से जुड़ी होती है। L2 कैशे रैम से जुड़ी रहती है, तो रैम से जो डेटा आता है पहले L2 कैशे के पास आता है और L2 कैशे से वो L1 कैशे के भीतर जाता है, जिसको सीपीयू जो है वो फिर डायरेक्ट प्रोसेस करता है। L1 कैशे के मुकाबले L2 कैशे इज लार्जर, ज्यादा बड़ी साइज की होती है। इसका साइज 256 केबी, 512, 1024 केबी और इसी क्रम में 2048 केबी यानी 2 MB, 4 MB, 6 MB और 12 MB यानी कोर i7 जो प्रोसेसर है इस वक्त इंटेल का, उसका कैशे मेमोरी जो है L3, वहां अब तो L3 कैशे मेमोरी भी बन के आने लगी। इसमें आपकी किताब में जो चित्र है वहां L2 कैशे तक ही है, बट अब जान लीजिए कि L3 लेवल तक कैशे मेमोरी बन के आ गई। यानी इसके आगे जैसे ये L2 है, उसी के आगे एक L3 बना दी जाएगी, तो L3 का साइज L2 से ज्यादा बड़ा होगा। तो कोर i5 i7 प्रोसेसर, i3 i5 i7 प्रोसेसर जो आ रहे हैं इंटेल के, इनमें L3 कैशे मेमोरी बनी है और कोर i7 में 12 MB का कैशे मेमोरी बना दिया गया है। कैशे मेमोरी जिस सीपीयू का जितना ज्यादा होगा, कैशे मेमोरी जिस सीपीयू के अंदर ज्यादा होगी, वो सीपीयू जो है वो फास्टर होगा। क्यों? क्योंकि वो जल्दी से मेमोरी यानी रैम से डेटा लेगा और सीपीयू को प्रोसेस भी जल्दी होगा, क्योंकि सीपीयू के पास ज्यादा डेटा होगा कैलकुलेट करने के लिए। तो जो ज्यादा ताकतवर यानी जिन सीपीयूज की कैपेसिटी, क्लॉक रेट ज्यादा होता है, गति ज्यादा होती है, जैसे i5 i7 प्रोसेसर्स इस वक्त सबसे जो है इंटेल के सबसे बेहतरीन प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर में सबसे पावरफुल प्रोसेसर i5 i7 आ रहे हैं, तो उनकी कैशे मेमोरी और काम करने की गति बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें इनका कैशे मेमोरी भी ज्यादा होता है बड़ा। तो कैशे मेमोरी का रोल आप समझ गए होंगे। कैशे मेमोरी जो है वो मेमोरी यानी रैम से डेटा सीपीयू को स्टोर करती है और फिर सीपीयू को सप्लाई करती है ताकि सीपीयू उन्हें जल्दी कैलकुलेट कर ले। अभी आपको बस लेवल 1 और लेवल 2 तक का ही कैशे बस समझाना है, क्योंकि किताब में जितना दिया है उसी हिसाब से हमने डायग्राम बनाया है। अदरवाइज L3 कैशे मेमोरी भी इस वक्त अवेलेबल है, जो क्रमशः 2 MB यानी 2048, 2 MB, 3 MB, 4 MB, 6 MB और जो है 12 MB तक की है। ये हो गई आपकी कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी छोटी स्मॉल रैम होती है और ये रैम से ज्यादा फास्ट होती है कैशे मेमोरी, लेकिन कैशे मेमोरी से भी ज्यादा तेज चलता है रजिस्टर। सीपीयू के अंदर सबसे तेज मेमोरी जो होती है वो रजिस्टर होता है और उसके बाद कैश मेमोरी होती है। कभी ये सवाल आपसे पूछा जाए कि कौन सी मेमोरी सबसे तेज है और वहां रैम, रोम, सीपी, कैशे मेमोरी या रजिस्टर दिया हो, तो रजिस्टर जो है वो सबसे तेज मेमोरी होती है, कैश मेमोरी से भी ज्यादा फास्ट। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। शैडो मेमोरी, इस सेक्शन में हम अलग अलग तरह की मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। शैडो मेमोरी किसको कहते हैं? ठीक है, शैडो मेमोरी जो है आज की तारीख में अब इस्तेमाल नहीं होती मशीनों में। जिस वक्त इंटेल का 80386 सीपीयू बना था, 80386 486 सीपीयू तक ही ये यूज हुई, उसके बाद ये बंद हो गई। अब क्या होती है शैडो मेमोरी? देखिए, जो बायोस होता है, बायोस का मुख्य काम यह है कि सीपीयू को बार बार किसी हार्डवेयर से काम लेने के लिए सीपीयू को बायोस की जरूरत पड़ती, क्योंकि बायोस के पास सारे हार्डवेयर की जानकारी आपकी मशीन के अंदर, आपकी मशीन के अंदर जितने भी हार्ड पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, आपने अभी पीछे बायोस में पढ़ा कि बायोस क्या काम करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्टिंग करता है। तो उसको हर हार्डवेयर के बारे में और उसके बाद उस जानकारी को अपने पास रख लेता है, डेटाबेस बना के
और हर एक के साथ कौन सा ड्राइवर है, सारी जानकारी उसके पास है। तो सीपीयू को बार बार जो है किसी कैलकुलेशन को करने के लिए, किसी हार्डवेयर पेरिफेरल से कोई काम लेने के लिए उसको बायोस की जरूरत पड़ती। तो इंटेल के 80386 सीपीयू जो थे वो रैम में वो मेमोरी के अंदर जो स्लो बायोस, इंटेल 80386 सीपीयू जो है वो बहुत स्लो सीपीयू हुआ करता था, और ये पेंटियम 1 के से भी पहले आया था। तो इंटेल 80386 और उसी समय अंतराल के जो सीपीयू थे वो बायोस के कंटेंट को रैम में स्टोर करके रख लेते थे, ताकि बार बार बायोस को जरूरत सीपीयू को ना हो। अगर सीपीयू बार बार बायोस से कोई चीज मांग रहा है तो इसमें सीपीयू का टाइम वेस्ट होता है, क्यों ना बायोस के कंटेंट को कहीं स्टोर कर लिया जाए ताकि उसको जल्दी से जल्दी पढ़े। अब अगर हम आर्किटेक्चर देखें तो सीपीयू के पास होती है मेमोरी, अगर कोई चीज मेमोरी में पहुंच जाए तो सीपीयू उसको जल्दी रीड कर लेता है। तो बायोस की बजाय बायोस की एक कॉपी वो रैम के अंदर बना ली जाती थी, रैम मतलब मेमोरी के अंदर बना ली जाती थी, ताकि कंप्यूटर उसको प्रोसेस फास्टर कर सके। तो मेमोरी के अंदर जगह कम हो जाती थी, तो मेमोरी का वो हिस्सा जिसके अंदर ये कंटेंट स्टोर करके रख लिए जाते थे रोम बायोस के, वो कंटेंट रोम के वो कंटेंट मेमोरी का हिस्सा शैडो मेमोरी के नाम से जाना जाता था। In Intel 80386 CPU, the contents of slow BIOS ROM into faster memory RAM, जो BIOS के स्लो BIOS के जो BIOS ROM के कंटेंट थे वो फास्टर मेमोरी में कॉपी कर लिए जाते थे, ताकि कंप्यूटर उनको जल्दी प्रोसेस कर सके। इस पर्पस से 80386 CPU में रैम के भीतर बायोस स्लो बायोस के कंटेंट को स्टोर कर लिया जाता था। तो अब ये कंटेंट मेमोरी में स्टोर हो गए, तो अब इस मेमोरी को कहा जाएगा शैडो मेमोरी, यानी रैम में आपके एक स्पेशल एरिया बन जाता था और उस एरिया में ये बायोस के जो कंटेंट जो है वो स्टोर करके रख लिए जाते थे, और उसको एक नाम रख दिया जाता था उस मेमोरी एरिया को, और उस एरिया को शैडो मेमोरी के नाम से पुकारा जाता था। अब फिलहाल ये तरीका नहीं अपनाया जाता है। तो शैडो मेमोरी के बाद हम बात करेंगे ईडीओ। ईडीओ क्या है? एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट रैम। ईडीओ रैम जो है वो पुरानी रैम जो कि इंटेल 80286 80386 सीपीयू में इस्तेमाल की जाएगी, यानी पेंटियम सीपीयू से पहले, पेंटियम जो इंटेल ने बनाया उससे पहले जो इंटेल का सीपीयू था उसका नंबर था, उसको नंबर से पुकारा जाता था। जैसे आज हम पुकारते हैं सीपीयूज को कोर i3 i5 i7, तो पुराने समय में मतलब इंटेल ने जब काम शुरू किया था तो उस वक्त उनको जो है 80186 286 386 486 इन नंबरों से पुकारा जाता था। 8088 इंटेल ने सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल किया था, तो इंटेल का 80 कोड होता है, उसके बाद उसके एक नंबर होता है 186 286 386। तो ये जो ईडीओ रैम थी ये इंटेल 80286 सीपीयू में इस्तेमाल की जाती थी। 286 386 सीपीयू यानी पेंटियम कंप्यूटर तक ये रैम आई है, और इस रैम का नाम जो है वो ईडीओ रैम। ईडीओ का पूरा नाम एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट। ईडीओ इज अ टाइप ऑफ रैम यूज्ड विद पेंटियम कंप्यूटर। पेंटियम कंप्यूटर में लगने वाली रैम जो है वो ईडीओ रैम के नाम से जानी जाती थी। विद फास्टर इंटेल माइक्रो प्रोसेसर्स। अब जिस वक्त ये आया था उस वक्त तो ये फास्ट ही रहा होगा, क्योंकि आज से 20-30 साल पहले की बात करें तो उस वक्त के बारे में बात हो रही है, तो उस वक्त जो हमारे पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल थे उस वक्त बहुत अच्छी रैम में गिनती होती थी ईडीओ रैम की। और इसकी स्पीड कितनी थी? 66 मेगाहर्ट्ज। पेंटियम सीपीयू के साथ ये तकरीबन 66 मेगाहर्ट्ज की गति से चलती थी। आज जो है ये गति जो है वो बहुत ही कम है, हमारे लिए एकदम चींटी के बराबर है, लेकिन उस वक्त की बात करें अगर 66 मेगाहर्ट्ज पेंटियम सीपीयू के साथ, तो उस वक्त ये बहुत तेज स्पीड हुआ करती थी। तो ईडीओ जो है वो
पुराने पेंटियम कंप्यूटर में, पेंटियम 1 कंप्यूटर में लगने वाली रैम हुआ करती थी, उसका नाम रखा था EGO, एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट। नेक्स्ट रैम, इस सेक्शन में हम सिर्फ रैम्स, मेमोरी या रैम जो फिजिकल रैम है उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये रैम कैसी दिखती है। देखिए रैम जो है, जैसे कि इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि रैम जो है वो इस तरह से इसका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, इसकी बनावट इस तरह की होती है। तो अब ये एक रैम इस्तेमाल करी गई है पेंटियम 3 कंप्यूटरों से। जनरली पेंटियम 3 कंप्यूटर से पहले के पीसी तो मिलेंगे भी नहीं, पेंटियम 3 भी नहीं मिलेगा। तो कौन कौन सी इस सेक्शन में कौन कौन सी रैम जो है वो हमारे मशीनों में इस्तेमाल की गई है, या रैम जो फिजिकल हार्डवेयर रैम्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए पहली रैम यहाँ पे ईडीओ के बाद जो रैम इस्तेमाल होना शुरू हुई है, पेंटियम 3 से ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि सही काम होना शुरू हुआ है। तो एसडी रैम, सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एसडी रैम। एसडी रैम पेंटियम 3 सीपीयू में मेमोरी ये इस्तेमाल की गई। इट्स ए टाइप ऑफ डायनामिक रैम। डायनामिक रैम का मतलब क्या हुआ, डायनामिक और स्टैटिक। रैम जो है वो दो तरह की होती है, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक रैम, उस स्टैटिक रैम मैग्नेटिक कोर से बनी है, और डायनामिक रैम जो है वो आपके जो है कैपेसिटर से बनी होती है। तो ये एक डायनेमिक रैम है, और डायनेमिक रैम जो है वो मदरबोर्ड पे इंस्टॉल की जाती है, और इसको पेंटियम 3 सीपीयू के साथ मदरबोर्ड में, ये P3, वो मदरबोर्ड जिसमें P3 सीपीयू यूज किए जाते हैं, उसमें ये एसडी रैम इस्तेमाल की गई थी। दीज आर हाई स्पीड रैम, और इनकी जो कंप्यूटर फ्रीक्वेंसी, इनकी जो फ्रीक्वेंसी थी इन रैम की, उस इनकी फ्रीक्वेंसी स्पीड जो है वो लिखी हुई यहाँ पे 66, 100 एंड 133 मेगाहर्ट्ज की। इस रैम को, ये इसका स्ट्रक्चर है रैम का, देख रहे हैं आप यहाँ पे एक रैम हमने यहाँ पे डायग्राम, एक फोटो लगा रखी है उसकी रैम की। ये जो कट्स हैं, ये इस पे साइड पे कट रहता है, साथ ही ये कांटेक्ट पॉइंट्स हैं, ये गोल्डन पॉइंट्स जो आप देख रहे हैं ये कांटेक्ट पॉइंट्स हैं। यही जब मदरबोर्ड स्लॉट में हम इंसर्ट करते हैं तो ये मदरबोर्ड से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये एसडी रैम में दो कट होते हैं, यहां आप देख रहे हैं कांटेक्ट पॉइंट के बीच में एक जगह पे यहां गैप है, और एक जगह पे इस साइड पे गैप है, यानी दो गैप रहते हैं कांटेक्ट पॉइंट के बीच में, एक और दो। ऐसे नहीं, ये तो होल्स हैं। ये कांटेक्ट पॉइंट्स यहां से लेकर के यहां तक है, इन कांटेक्ट पॉइंट्स में दो गैप बने हुए हैं। ये एसडी रैम की निशानी होती है कि अगर मेरे पास कोई रैम आ जाए तो हम पहचानेंगे कैसे, उसके दो कांटेक्ट पॉइंट्स जो हैं वो, उनके बीच में दो कॉन्जिक्यूटिवली नहीं, थोड़े थोड़े दूर पे, एक लेफ्ट साइड पे और थोड़ा मिडिल में, ये दो गैप से हम पहचान लेते हैं कि ये एसडी रैम। देखिए यहाँ पे इस पे एक स्ट्रिप चिपकी हुई है, और इस स्ट्रिप में लिखा भी हुआ है इट इज 128 MB 133 मेगाहर्ट्ज। तो 133 मेगाहर्ट्ज इसकी स्पीड है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमेशा मेगाहर्ट्ज में नापी जाती है, और डेटा स्टोरेज करने की कैपेसिटी है 128 मेगाबाइट 128 MB की स्टोरेज कैपेसिटी है, और डेटा सीपीयू से ट्रांसफर करने की रफ्तार 133 मेगाहर्ट्ज है। सीपीयू चूंकि रैम को डेटा लेती है लगातार, सीपीयू के साथ रैम के बीच में डेटा एक्सचेंज होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है, और जगहों से डेटा आता है सारा का सारा वो। तो सीपीयू बार बार रैम को रीड करता है, और सीपीयू बार बार रैम को डेटा लेता देता है वहां से। तो उसकी गति जो है वो 133 मेगाहर्ट्ज की, 66, 100 एंड 133 मेगाहर्ट्ज की एसडी रैम्स आई। आरडी रैम, एसडी रैम के बाद जो रैम मार्केट में आई उनका नाम है आरडी रैम, रैम्बर्स डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम्बर्स डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एसडी रैम के बाद पेंटियम 4 कंप्यूटर, P3 कंप्यूटर में एसडी रैम लगी, तो P4 कंप्यूटरों के लिए, पेंटियम 4 कंप्यूटरों के लिए जिनमें ग्राफिक्स लगा हो गया, क्योंकि
पेंटियम 4 कंप्यूटर से ग्राफिक्स जो है वो लगने लगा। पेंटियम 4 कंप्यूटर बहुत ज्यादा एडवांस कंप्यूटर, उस समय के पेंटियम 3 के समय के सबसे एडवांस कंप्यूटर जो थे सीपीयू थे वो P4 थे। तो P4 कंप्यूटर में ग्राफिक जो है वो लगने लगा और उसमें ग्राफिक कार्ड्स लगाने की सुविधा, ग्राफिक्स लगाने की सुविधा जो है, एक्सटर्नल ग्राफिक्स लगाने की सुविधा आ गई थी। तो मेमोरी को ज्यादा लोड, ग्राफिक्स के लिए मेमोरी ज्यादा बढ़िया होनी चाहिए, ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। तो इसके लिए ये आरडी रैम बनाई गई। आरडी रैम की कैपेसिटी, काम करने की क्षमता जो है वो एसडी रैम के मुकाबले कई गुना तेज थी। टू एक्सीलरेट, आरडी रैम का पूरा नाम रैम्बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको रैम्बस कॉर्पोरेशन ने बनाया था। आरडी रैम इज अ डायनामिक रैम, लाइकवाइज एसडी रैम, it is a dynamic RAM by Rambus Corporations। तो Rambus Corporations ने इसको बनाया था to help accelerate the growth of 3D games। गेमिंग के लिए, 3D गेमिंग के लिए रैम भी बढ़िया होनी चाहिए। तो रैम की कैपेसिटी को बढ़ा करके आरडी रैम बनाई गई। इट इज इंस्टॉल्ड इन रिम स्लॉट्स। ये स्लॉट जो होते हैं जिसमें ये रैम लगाई जाती है, नॉर्मली तौर पे उनको डिम कहा जाता है, DIMM। इस वक्त जो स्लॉट आ रहे हैं वो डिम है, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, डिम। लेकिन आरडी रैम को रिम स्लॉट, आरडी रैम वाले मदरबोर्ड्स अलग होते हैं। तो मदरबोर्ड भी अलग तरह के बनाए गए और उनमें एक खास तरह के स्लॉट बनाए गए जिनको रिम स्लॉट कहा जाता है। और इन रिम स्लॉट्स में जो है वो आरडी रैम इंस्टॉल की जाती है। रिम का पूरा नाम रैम्बस इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल है। डिम का पूरा नाम डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, रिम का पूरा नाम रैम्बस इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। डिम डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल एंड रिम रैम्बस इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। मेमोरी मॉड्यूल वो जगह होती है जहां पे हम, वो स्लॉट होता है जहां पे हम रैम को इंस्टॉल करते हैं। और अब जितने भी मदरबोर्ड्स आते हैं नए पेंटियम 4 से, उन सब का नाम डिम होता है। लेकिन सिर्फ यही रैम है, ये रैम सब आनी नहीं, ये रैम सब बंद हो गई आनी। रैम्बस कॉर्पोरेशंस ने इनको बनाना बंद कर दिया, तो ये रैम अब आती नहीं है। कुछ समय के लिए ये रैम मार्केट में आई। नेक्स्ट, DDR रैम, डबल द डेटा रेट। पुरानी रैमों से डबल द क्लॉक स्पीड, दुगनी गति से काम करने वाली रैम। DDR रैम पेंटियम 4 आरडी रैम बहुत कम समय के लिए रही। आरडी रैम्स के अंदर बहुत फॉल्ट, बहुत कंप्लेन आई, इसलिए आरडी रैम को हटा करके तुरंत DDR रैम जो है बनाई गई। DDR रैम डबल क्लॉक स्पीड से चलती, ज्यादा बेहतर कैपेसिटी और इंटेल प्रोसेसर के साथ डबल क्लॉक स्पीड पर रन होने वाली रैम थी। DDR SD रैम की ही मॉडर्नाइज करके SD रैम को ही DDR रैम में बदला गया। इट इज यूज्ड इन पेंटियम 4 CPU। इनको पेंटियम 4 CPU में इस्तेमाल किया गया। हाई स्पीड DDR रैम वर वेरी पॉपुलर दैट टाइम विद इंटेल P4 प्रोसेसर। देयर क्लॉक स्पीड इज डबल द SD रैम। इनकी पुरानी SD रैम से क्लॉक स्पीड मतलब 1 सेकेंड में कितनी क्लॉक इंस्ट्रक्शंस को, कितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रक्शंस को CPU समझ पाता है, क्योंकि CPU जो है वो डिजिटल इंस्ट्रक्शंस यानी सिग्नल के रूप में काम करता है। तो ये उसकी जो है क्लॉक स्पीड कहलाती है। 1 सेकेंड में कितनी क्लॉक सिग्नल्स को समझ पाता है, तो वो उसकी क्लॉक स्पीड कहलाती है। ये क्लॉक स्पीड, क्लॉक रेट रैम का और CPU का अलग अलग होता है और इससे मैच करना चाहिए। CPU, जो भी आप CPU लेंगे उस CPU में लिखा रहता है, उस CPU के ऊपर एक इंफॉर्मेशन लगी रहती है कि ये कितनी क्लॉक रेट की रैम को जो है वो सपोर्ट करेगा। उसी क्लॉक रेट की रैम को जो है CPU के ऊपर एक टेबल बनी रहती है। उस टेबल में CPU की खुद की क्लॉक स्पीड, उसकी मेमोरी की क्लॉक स्पीड और उसका कैश मेमोरी, ये 3 बातें लिखी रहती हैं। तो जब जिस जनरेशन का CPU आता है, ठीक उसी जनरेशन की मेमोरी भी यानी रैम भी उस जनरेशन की बनाई जाती। तो पेंटियम 4 में DDR रैम लगा करती थी
और इनकी जो क्लॉक स्पीड थी वो 133 मेगाहर्ट्ज, 200, 233 एंड 400 मेगाहर्ट्ज तक का क्लॉक रेट जो है वो इन DDR रैम में आया। DDR रैम में देखिए, DDR रैम में SD रैम के मुकाबले एक तो अगर हम इधर देखें कि SD रैम में क्या है, तो ये जो कट आप देख रहे हैं इन दोनों रैमों में, यहाँ पे ये कट आप देखेंगे ये 2 बार है, 2 बार कट है, डबल कट। साथ ही ये जो कांटेक्ट पॉइंट्स हैं इसका गैप जो है वो सेंटर की जगह थोड़ा सा राइट साइड की तरफ, राइट अलाइनमेंट की तरफ, तो राइट साइड की तरफ ये भाग रहा है, लेकिन कट एक ही है। वहीं दूसरी तरफ इनमें 2 कट है RD रैम में, और इनमें कांटेक्ट पॉइंट में 2-2 कट है। इसमें 2 कट थोड़ी थोड़ी दूर पे, इसमें 2 कट पास पास, लेकिन इसमें एक सिंगल कट, वो भी राइट साइड की तरफ अलाइन। ये DDR रैम है। अगर DDR रैम के बारे में बताया जाएगा तो आपको बस ऐसे ही एक यूं करके डायग्राम खींच देना है और ये चिप लगा देनी है और ये कांटेक्ट पॉइंट बना देना है यूं करके, ऐसे कोई बस दिखा देना है कि कांटेक्ट पॉइंट्स है, इस तरह करके। ये हमारी रैम का जो है सेक्शन कंप्लीट हो गया कि हमारी SD रैम, SD रैम, RD रैम और DDR टाइप की रैम जो है वो हमारे पास पाई जाती है। अभी इस वक्त जो DDR में जो हमारी चल रही है वो DDR में DDR1 पहले आई, 2 आई, 3 आई, और इस वक्त जो है वो DDR4 जनरेशन i7 के साथ, कोर i5 और i7 के साथ DDR4 इस वक्त जो है वो चल रही है। इंस्टॉलेशन, नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज XP। विंडोज XP को कैसे इंस्टॉल करेंगे और उसके लिए क्या प्रोसेस, क्या स्टेप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज XP को इंस्टॉल करने के लिए, और उसमें जो जितने स्टेप्स आते हैं उनको लिखने का है कि आपके कितने स्टेप्स जो हैं वो क्या क्या आता है। तो हमने यहाँ बहुत शॉर्ट करके जो है सबसे शॉर्टेस्ट मेथड हमने यहाँ पे लिख रखा है। अदरवाइज अगर हम बुक में देखेंगे तो ये 4, 5, 6, 7, 8 पेज का ये तकरीबन है। हमने बहुत शॉर्ट करके लिखा है क्योंकि ये सवाल जो है वो एक ही आध बार आया है, अभी पिछली बार शायद ये एग्जाम में आया है, इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज XP के बारे में बताइए। तो आज का सेशन जो है वो यहीं पे खत्म होता है और सेकेंड वाले सेशन के लिए अभी हम 5 मिनट में तैयार होते हैं। ये वाला सेशन जो है वो हम यहाँ पे रखेंगे और अभी जो नेक्स्ट सेशन शुरू होगा उसमें हम विंडोज XP का इंस्टॉलेशन करेंगे, विंडोज XP इंस्टॉलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो वेट फॉर 5 मिनट्स फॉर नेक्स्ट सेशन। पिछले सेशन में विंडोज XP इंस्टॉलेशन के बारे में पूरी बात नहीं हो पाई थी, तो इस सेशन में हम उसको कंप्लीट करेंगे। इंस्टॉलेशन का मतलब क्या है और विंडोज XP क्या है। विंडोज XP विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम, और इंस्टॉलेशन माने उस किसी भी सॉफ्टवेयर को किसी मशीन में डालना, चलने योग्य बनाना, ये सारा कार्य प्रोसेस को इंस्टॉलेशन कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज XP को कैसे आप एक मशीन के अंदर इंस्टॉल करेंगे, रखेंगे, स्थापित करेंगे, इसके बारे में क्या क्या स्टेप्स आते हैं और किस जगह पे क्या काम करना पड़ता है, इसको एक लिखित रूप से हमको जो है वो उसका वर्णन करके डिस्क्रिप्शन लेकर के बढ़ना है। बड़े सवालों में ये एग्जाम में बड़े सवाल में आएगा। ये बड़े सवाल मतलब 8 नंबर का रहेगा, हो सकता है ये 8 नंबर का हो अकेले में। अक्सर सवाल 5+3 के आते हैं, लेकिन ये एक अकेला 8 नंबर का भी सवाल आ सकता है एग्जाम में कि आप लिखिए प्रोसेस कि विंडोज XP को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। यहाँ हम समझ लेंगे, हमने जो भी इसका जो मेन एक्सट्रैक्शन है, मेन चीजें हैं, वो सब बना करके रख ली। क्या क्या चीज मुख्य रूप से आता है, किताब से सब कुछ समराइज करके, इससे ज्यादा इसका समराइजेशन नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले हम लिखने से पहले 2 बातें समझ लेते हैं कि इंस्टॉलेशन अगर हमको करना होता है मशीन में तो क्या चीज करनी होगी। एकदम सीधे इंस्टॉल नहीं होता, सीधे इंस्टॉलेशन नहीं करते कि आपने जो है कोई इंस्टॉलेशन करना
एक बाकायदा सोचे समझी प्लानिंग के तहत किया जाता है। इंस्टॉलेशन करने से पहले बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी होती, तो वो सारी चीजें क्या है, और इंस्टॉलेशन में बायोस का रोल क्या है, ये बात भी समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इंस्टॉलेशन की सीडी को आपने सीधे लगाया और चलते कंप्यूटर में उसके अंदर गए और उसका सेटअप चला दिया, नहीं। इससे तो अगर आपकी मशीन के अंदर इन्फेक्शन होगा तो सीधे वो आपके नए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरह से इंस्टॉलेशन नहीं किया जाता। इंस्टॉलेशन करने का बाकायदा तरीका है, और उस तरीके में बायोस का क्या रोल है उसको पहले हम समझ लेंगे, उसके बाद हम इस स्टेप को देखेंगे। देखिए पिछले सेशन में हमने बायोस के बारे में पढ़ा था कि बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बायोस जो है वो एक्चुअली में एक सॉफ्टवेयर है और वो रोम में रहता है, तो रोम बायोस कहलाता है। तो बायोस से हमको मतलब है जो रोम में है। अब इस बायोस के अंदर बहुत सारी चीजें होती, उसमें से एक चीज जो है वो सेटअप के नाम से जानी जाती है, बायोस सेटअप, जिससे हम अपनी मशीन के अंदर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स जो है वो अपनी चेंज करते हैं। कुछ बदलाव करना हो अगर हमको अपने हार्डवेयर सेटिंग्स के अंदर मशीन की, तो ये बायोस इंटरफेस प्रोवाइड करता है हमें अपने हार्डवेयर की सेटिंग और कॉन्फ़िगरेशन के लिए। आप डायरेक्ट किसी भी हार्डवेयर से बात थोड़ी ना कर सकते, क्योंकि हार्डवेयर जो है वो आपकी बात नहीं समझेगा। तो ये इंटरफेस की तरह हमें बायोस जो है वो ये सुविधा देता है कि आप किसी भी हार्डवेयर से अपने तरीके से यूजर अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन डाले। तो इसी बायोस के अंदर एक ऑप्शन होता है, एक जगह होती है जिसको हम लोग कहते हैं बूट ऑप्शन। यानी बायोस में बूट ऑप्शन नाम की एक लोकेशन होती है, एक पॉइंट होता है बूट ऑप्शन सेट करने के। हर बायोस के अंदर ही होता है, और उस बूट ऑप्शन में ये बात लिखी रहती है कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कहां से लोड कर रहे हैं। तो पहला काम यह है कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो गया या आपको एकदम नई मशीन मिली है, एकदम फ्रेश मशीन आई है आपके पास अपने, और या किसी मशीन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं हो रहा है, या आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बदलना है, तो आप उस मशीन को रीस्टार्ट करिए और उसके बायोस के अंदर पहले चले जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, फिर दूसरी बात हमें समझनी है, एक तो ये समझना है कि बायोस के अंदर एक बूट ऑप्शन होता है, और सीपीयू सबसे पहले बायोस से रीड करता है कि बूटिंग कहां से करनी है, और फिर बूटिंग के लिए वहीं से ही ऑप्शन को चुनता है, और तब जाकर के उसी जगह जाके बूट सेक्टर के अंदर वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना शुरू करता है। बायोस के बारे में एक बात यह है, मैंने पीछे वाले सेशन में आपको बताई कि मशीन को कैसे पता लगता है कि बूटिंग जो है वो हार्ड ड्राइव से करनी है, सीडी से करनी है, नेटवर्क से करनी है, उसको बताता है बायोस, क्योंकि बायोस के अंदर ये बात लिखी है। दूसरी चीज, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कहां कहां से इंस्टॉल किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में जब आप खरीदेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो, अगर आप परचेस कर रहे हैं जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसकी सीडी डीवीडी होगी। अब तो डीवीडी में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं सब डीवीडी में आते हैं। अगर आप विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम ले रहे हैं तो वो डीवीडी में आता है। लाइनेक्स का ले रहे हैं उसकी भी डीवीडी आएगी। लेकिन अगर आप डीवीडी परचेस नहीं कर रहे हैं, या इवोल्यूशन कॉपी ले रहे हैं, या इंटरनेट से ले रहे हैं, तो इंटरनेट से वो एक फाइल आएगी आईएसओ फाइल, उसको डीवीडी में आपको राइट करना पड़ेगा या फिर पेन ड्राइव में ट्रांसफर करना पड़ेगा। देखिए कॉपी नहीं, ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसका एक अलग प्रोसीजर है। सबसे बढ़िया है आप उसको डीवीडी में राइट कर लीजिए। अब आपको बूट बायोस के अंदर, अब जब आपने मान लीजिए एक बूटेबल सीडी आपके पास विंडोज 7 की डीवीडी आपने खरीद ली है, या एक्सपी की डीवीडी या सीडी खरीद ली है, एक्सपी सीडी में आता है, विंडोज 7 डीवीडी में आता है, और विंडोज 7 के बाद जितने भी ओएस हैं वो सब डीवीडी में आते हैं। तो अब आपके पास एक सीडी डीवीडी है, मान लीजिए यहाँ पे एक्सपी इंस्टॉल करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम एक्सपी के सिनेरियो को ही लेके चलेंगे। तो एक्सपी जो है वो सीडी रोम में आता है, और सीडी रोम को क्या करेंगे हम, इस सीडी रोम को आप अपनी सीडी में रख लेंगे, और फिर पहला काम यहीं से शुरू हो जाएगा। सीडी को कह रहा है विंडोज एक्सपी, पहले एक्सपी का पूरा नाम देख लीजिए। विंडोज एक्सपी का पूरा नाम विंडोज एक्सपीरियंस है।
तो विंडोज एक्सपी, यू नीड विंडोज एक्सपी सीडी and insert it into your PC CD-ROM and follow the below instructions. सबसे पहला काम यह है installation of Windows XP. You need to have a Windows XP CD. तो पहला तो आपको Windows XP की CD एक करिए आप किसी भी तरह से Windows XP की CD करिए. अगर आप जानते हैं कि Windows XP को पेन ड्राइव में कैसे ट्रांसफर किया जाता है, कॉपी नहीं ट्रांसफर करा जाता है, उसके लिए अलग प्रोसीजर होता है. आप ये मत समझिएगा कि सीडी को कॉपी कर देंगे आप पेन ड्राइव में तो वो जो है पेन ड्राइव से भी इंस्टॉल करने लगेगा, बिल्कुल नहीं, उसका अलग प्रोसीजर होता है. फिलहाल यहां हम सीडी रोम से इंस्टॉलेशन बता रहे हैं. तो आपको सीडी रोम को सीडी रोम में रख लेना है और उसके बाद क्या करना है, पहला स्टेप है गो टू बायोस सेटअप. सबसे पहले अपने बायोस सेटअप को खोलना है. बायोस सेटअप जो है वो हर मशीन में अलग अलग खुलता है, किसी में F1 F2 डेल, जैसे कि पीछे बायोस में बताया, मशीन को रिस्टार्ट करेगा व्यक्ति और तुरंत वो अपनी बायोस कीज को प्रेस करने लगेगा. जब तक बायोस ना ओपन हो जाए तब तक वो की कंटिन्यूअसली प्रेस करनी है. और सेट योर बूट ऑप्शन, बायोस खुलेगा. बाकी सॉफ्टवेयर की तरह बायोस भी एक सॉफ्टवेयर है, बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर होता है, उसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी तकनीक नहीं होती. बस उसके अंदर क्या करना है, बूट ऑप्शन को सेलेक्ट करना. उसमें एक जगह पे बूट ऑप्शन लिखा रहता है और उस बूट ऑप्शन में जहां जहां से मशीन का बायोस बूट कर सकता है वो सब लिखा रहता है, जैसे फ्लॉपी डिस्क से, सीडी रोम से, हार्ड ड्राइव से, नेटवर्क से. आपको उसमें सीडी रोम को, अगर आप सीडी रोम से बूट कर रहे हैं तो सीडी रोम को सेलेक्ट कर लीजिए और सीडी रोम से सेलेक्ट करके बायोस की सेटिंग को सेव करके बाहर आइए, मशीन तुरंत रीस्टार्ट हो जाएगी. सो नाउ रीस्टार्ट द सिस्टम. आपने क्या किया कि बूट ऑप्शन पे बूटेबल सीडी रख ली और बूट ऑप्शन पे विंडोज एक्सपी का बूटेबल सीडी रोम सेट कर दिया. सेट योर बूट ऑप्शन फ्रॉम विंडोज एक्सपी बूटेबल सीडी रोम. तो आपने अपने बूट ऑप्शन में बता दिया बायोस को कि आप बूट जो है वो बूटेबल सीडी रोम, जो विंडोज एक्सपी की बूटेबल सीडी रोम है उससे करेंगे और मशीन को रिस्टार्ट कर ली. जब मशीन रीस्टार्ट होगी बायोस अपनी सेटिंग में बूट ऑप्शन देखेगा, सीडी रोम पे आपने रखा है, तुरंत सीडी रोम के अंदर चला जाएगा और सीडी रोम में आपने अपनी बूटेबल सीडी रखी ही है मार्केट से खरीद करके, या आपने जो है बर्न करी है सीडी, तो वो तुरंत जो है वो इंस्टॉलेशन सीडी को पढ़ने लगेगा. बूटेबल सीडी के अंदर रखा प्रोग्राम रन होगा और वो आपको क्या मैसेज देगा, आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी. कोई भी की कीबोर्ड से दबाएं ताकि मैं सीडी रोम से इंस्टॉलेशन शुरू कर सकूं. जैसे ये मैसेज होगा तुरंत आपको सीडी रोम से कोई भी बटन दबा देना है. अगर थोड़ा सा ही आपने 4-5 सेकंड तक वेट करा और कोई प्रेस नहीं किया तो फिर ये हार्ड ड्राइव से जो आपने सीडी रोम लगा रखा है उसको छोड़ करके ये सेकंड नंबर के ऑप्शन पे बूट करने के लिए आ जाएगा. यानी अगर आपने बूट ऑप्शन में सारे बूट ऑप्शन रहते हैं, अगर 4 बूट ऑप्शन है और 4 बूट ऑप्शंस में ऊपर लिखा है सीडी रोम, नीचे लिखा है हार्ड ड्राइव, उसके नीचे लिखा है, तो एक एक करके ये एक जगह आपने सीडी रोम ये आ रहा था प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी, आपने इंतजार किया तो ये समझेगा कि आप सीडी से बूट नहीं कराना चाहते, तो सेकंड नंबर के ऑप्शन को ये बायोस से सेकंड नंबर का ऑप्शन एग्जीक्यूट कराने लगता है. तो आपको तुरंत ये स्क्रीन पे दिखते ही, जैसे आपने सीडी रोम लगाई, मशीन को रिस्टार्ट किया, बायोस में आपने बता दिया कि बूट कहां से करना है, तुरंत स्क्रीन पे प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी दिखने लगेगी और आपको वो कोई भी बटन आप दबा लीजिए. कोई ऐसा नहीं है कि एंटर बटन दबाना है, कुछ बटन दबाना है, आप कोई भी बटन स्क्रीन से प्रेस कर लीजिए, 1 2 3 4 नंबर कुछ भी, और जैसे ही ये बटन दबेगा सीडी रोम से इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा. सीडी रोम के अंदर मौजूद जो सेटअप का प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिकली चलने लगेगा और चलते वक्त अगर आप एक्सपी कर रहे हैं तो किस तरह का स्क्रीन दिखाई देगा वो यहां से देखिए कि किस तरह का स्क्रीन दिखाई देगा. स्टेप नंबर 2 में यूजर गेट्स द मैसेज प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी, आपने की प्रेस करी. नंबर 3 में क्या स्टेप आएगा, आफ्टर दिस इट डिस्प्लेज विंडोज एक्सपी सेटअप फीचर्स लाइक दिस. आपको इसके बाद जो सेटअप फीचर दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, ये दिखाई देगा इसके बाद आपको. तो इसमें क्या स्टेप्स आएंगे, थर्ड में हमको क्या स्टेप आ रहा है,
जिसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं। क्या आपको विंडोज एक्सपी सेट करना है, यानी इंस्टॉल करना है? क्या अगर आपको विंडोज एक्सपी इंस्टॉल करना है, यहां पे स्क्रीन रुक जाएगी, हॉल्ट हो जाएगी, और आपका सेटअप प्रोग्राम आपसे कोई रिस्पांस मांगने के लिए रुकेगा। तो 3 वैल्यूज यहां पे आप अपने स्क्रीन पे सॉफ्टवेयर सेटअप को देंगे, इन तीनों में से कोई एक वैल्यू दी जा सकती है। अगर आपको विंडोज एक्सपी इंस्टॉल करना है तो आप अपना एंटर बटन दबा दीजिए। अगर आपका विंडोज एक्सपी खराब हो गया, रिपेयर करना है, तो प्रेस आर। और अगर आपको सेटअप नहीं करना है, गलती से आपने चला दिया था, तो यू प्रेस F3। F3 बटन एक्सपी F3 बटन दबाते ही, F3 बटन के दबाते ही आपको इंस्टॉलेशन जो है वो क्विट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है कि 3 ऑप्शन है। अब हम इंस्टॉल करने आए हैं, तो हमको यहां क्या करना होगा? प्रेस एंटर की। हमने यहां पे क्या करना है? एंटर बटन दबाना है। देखिए, जब हम जो है इस पे एंटर बटन दबाएंगे तो आपको ना आर दबाना है ना F3 दबाना है, यहां पे प्रेस करना है एंटर की। एंटर की करते ही ये चौथे स्टेप में पहुंच जाएगा। तो पहला काम सीडी रखिए, स्टेप हमने लिख दिया। पहला काम है सीडी, पहला काम है बूट ऑप्शन बदलना, सीडी रोम पे बूटिंग लगाना। उसके बाद सीडी रख करके ये ऑप्शन आएगा, मशीन को रिस्टार्ट कर देना है, और मशीन जो है वो सीडी रोम से इंस्टॉल होगी, सीडी रोम से सेटअप चलेगा। आपको ये दिखाई देगा, आप तुरंत बटन एक कोई भी प्रेस कर देना है, तुरंत सीडी के अंदर रखा हुआ सेटअप प्रोग्राम जो है वो निम्नलिखित फीचर्स के साथ रन करेगा, और आपसे कहेगा क्या आपको इंस्टॉल करना है? प्रेस एंटर। एंटर प्रेस करिए और इंस्टॉलेशन का अगला स्टेप जो है शुरू करिए, यानी 4th नंबर। 4th में क्या है? नाउ प्रेस एंटर टू स्टार्ट द इंस्टॉलेशन। इसमें हमको इन ऑप्शनों में हमें क्या दबाना है? एंटर। और एंटर दबते ही इंस्टॉलेशन का आगे का स्टेप जो है वो शुरू हो जाए। आगे का स्टेप क्या होगा? आगे के स्टेप पे आपको कुछ नहीं करना है। आगे के स्टेप में आपको पार्टीशन बनाना है। पार्टीशन मतलब आपकी हार्ड डिस्क जो है उसमें कितने कितने पार्टीशन बनाने हैं, और उसको फॉर्मेटिंग करना। जो पार्टीशन बनेगा उसको फॉर्मेट करना है बस, और कुछ नहीं करना है। पार्टीशन को फॉर्मेट करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी पार्टीशन आपने फॉर्मेट किया होता है उसके अंदर इंस्टॉलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली चलता है। आपको कुछ नहीं करना होता, यूजर को कुछ भी नहीं करना है। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस अपने आप चलता है, उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन उससे पहले कुछ 2-4 सेटिंग है। क्या करना है आपको? एंटर बटन, स्टार्ट प्रोसेस इंस्टॉलेशन का आगे करना है फॉरवर्ड, और फॉर्मेट करना है पार्टीशन को टू कॉपी ओएस इनटू डिस्क। जब आप फॉर्मेट करेंगे, देखिए फॉर्मेटिंग करने के आपसे पूछेगा कि आपको फॉर्मेट करना है पार्टीशन को, तो आपको उसमें से NTFS फाइल सिस्टम पे मशीन को फॉर्मेट कर लेना है। आपके हार्ड डिस्क को, आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क वगैरह सब लगी होगी, तो हार्ड डिस्क को ये फॉर्मेट करेगा, और उसी पार्टीशन के अंदर आपके ओएस जो है वो इंस्टॉल होने लगेगा। हमको सिर्फ ये बताना है कि क्या किया है। फाइनलाइजिंग जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा तो उस वक्त जो है ये आपसे प्रोडक्ट की पूछेगा। ये प्रोडक्ट की वाली जगह है, और प्रोडक्ट की जो है वो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की उसी के ऊपर लिखी रहती है। जब सीडी डीवीडी मिलती है तो वो प्रोडक्ट की उसके ऊपर लिख दी जाती है। ये की ये बताती है कि जेन्युइन यूजर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहा है। साथ ही ये एक्टिवेट कराने के लिए भी, ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट कराने के लिए भी प्रोडक्ट की जरूरत हमें पड़ती है। नए मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम 7, 8 वगैरह प्रोडक्ट की के बगैर या इंस्टॉलेशन की के बगैर भी इंस्टॉल हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए वो एक्टिवेट रहते हैं और बाद में डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये एक्टिवेशन की इंस्टॉलेशन के विंडोज एक्सपी में इंस्टॉलेशन के टाइम पे डालना मैंडेटरी रहता है। अदरवाइज
इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं होता, लेकिन नए वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में बिना प्रोडक्ट की डाले भी स्किप कर सकते हैं इस स्टेप को, और इंस्टॉलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली चलने वाला प्रोसेस है। इंस्टॉलेशन में बस लिखने के लिए, ये एग्जाम में एक ही आध बार आया सवाल है, लेकिन ये भी आ सकता है। 8 नंबर का ये सवाल रहेगा कि विंडोज एक्सपी का इंस्टॉलेशन करने का प्रोसेस लिखिए। हमने बहुत ही समराइज करके प्रोसेस लिख दिया, इतना भी अगर आपने लिख दिया और दैट इज सफिशिएंट। हमने यहाँ पे एक स्क्रीन आपको ये याद रखनी है कि प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी। सेटअप में फीचर्स क्या आएंगे, ये जो आप डॉटेड पॉइंट्स देख रहे हैं, बस यही डॉटेड पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ऊपर लिखना है विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल सेटअप, और ये सब नहीं लिखना है, बस ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट बनाना है एक बॉक्स जैसा, और उसमें ये 3 पॉइंट लिख देने हैं मिनिमम करके कि टू रिपेयर विंडोज एक्सपी प्रेस आर, टू क्विट सेटअप प्रेस F3। इसको भी समराइज करके शॉर्ट करके आप लिख लीजिए, लेकिन बनेगा ऐसे ही एक बॉक्स, बनेगा ऐसे ही बॉक्स, तो स्टेप भी यही लिखे जाएंगे। तो पहले सीडी डाली, बूट ऑप्शन सेट किया, प्रेस एनी की टू बूट करें, एक्सपी का सेटअप फीचर आया, उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट किया, पार्टीशन किया, फॉर्मेट किया, और फाइनल जो है उसकी प्रोडक्ट की डाल दी। दैट्स ऑल, क्लियर एंड कंसाइज। ऑप्शन के सवाल के आने के चांस कम है, लेकिन अगर आ गया तो 8 नंबर का सवाल की कमाई हम कर लेंगे। इतना 6 स्टेप लिख करके हमारे पास अच्छा खासा नोट्स एक तैयार हो जाएगा। तो एक अच्छा सवाल, और बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, देख रहे हैं आप 4-5 स्टेप में ही ये बन करके हमारे लिए तैयार हो जाएगा। तो इसमें हमने जो है बहुत समरी करके ये एक नोट्स बना के तैयार कर लिया। एक अच्छा है, ये आ सकता है एग्जाम में, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़े डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में इसके आने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ विंडोज एक्सपी या विंडोज 7। देखिए अब एक्सपी तो मिलेगा नहीं, अब मिलेगा हमें विंडोज 7, क्योंकि एक्सपी जो है माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हो गया है, और वो भी अब तो 10 भी आ गया। तो आपका जो बेसिक डेस्कटॉप होता है उसके बारे में तकरीबन हम सब लोग जानते हैं कि उसमें कौन सी चीज क्या है। डेस्कटॉप के मेन आइकन क्या होते हैं, स्टार्ट बटन किसको कहते हैं, नोटिफिकेशन एरिया क्या होता है, डेस्कटॉप गैजेट्स किसको कहते हैं, एक्सप्लोरर किसको कहते हैं, स्टार्ट मेनू क्या होती है, इन सभी से हमारा परिचय है। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ विंडोज एक्सपी या विंडोज 7 में एक डेस्कटॉप, जो एक इंटरफेस जो डेस्कटॉप का होता है, उससे परिचय कराया जाता है, उससे इंट्रोडक्शन लिया जाता है। क्या क्या चीजें होती हैं हमारे पास, किस सेक्शन को क्या कहा जाता है डेस्कटॉप में। आइकन है तो आइकन में कितने तरह के आइकन होते हैं, कौन सा आइकन क्या है, स्टार्ट बटन है तो स्टार्ट बटन कहाँ पे है, अगर हमारा एक्सप्लोरर है तो एक्सप्लोरर कहाँ पे मिलेगा, नोटिफिकेशन एरिया किसको कहा जाता है और उसमें किस तरह के आइकन होते हैं। बस ये एक बना करके दे देना है। अगर हमसे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ विंडोज एक्सपी के बारे में पूछ रहा है, हम इसको जो है एक एक करके डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं। क्योंकि इसमें आपसे कुछ भी पूछ सकता है, जैसे पूछेगा डेस्कटॉप के बारे में बताइए, या आपसे टास्क बार के बारे में पूछ लेगा कि विंडोज एक्सपी के टास्क बार के बारे में बताइए, क्या होता है टास्क बार, कहाँ मिलता है, उसमें क्या क्या होता है। इस तरह के ये छोटे छोटे एलिमेंट्स जो हैं, छोटे 3 नंबर 5 नंबर के इन सवालों में ये आपसे पूछेगा। तो हम इसको विंडोज चूंकि हमारा किया हुआ है हम सब लोगों का, अभी हम जो है कोर्स की फाइनल स्टेज में आ चुके हैं, इतने दिनों से विंडोज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो तकरीबन बहुत सारे सेक्शन से सारे लोगों का इंट्रोडक्शन पूरी तरह से होगा। फिर भी सबसे बेसिक एलिमेंट जो है वो है डेस्कटॉप, पहला एलिमेंट जो हम सब लोगों ने देख रखा है। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस वर्किंग एरिया से उसका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ होगा। यहाँ पे कुछ स्क्रीन में एक्सपी के जैसा भी आपको लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है हमको, सारी चीजें एक्सपी से लेके 7 तक एक ही जैसी हैं। हाँ उनका आकार बदल गया है, तो चीजें नहीं बदली है, उनका बेस, उनका एक्सप्लेनेशन एक ही रहेगा। तो पहला हिस्सा है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या है, डेस्कटॉप इज द वर्किंग एरिया ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम।
वर्किंग एरिया है। जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम अपना वर्किंग एरिया यानी एक एरिया देता है जिसपे आप बैठ करके काम करते हैं। यानी जैसे आप किसी ऑफिस में आते हैं तो बैठ करके आप काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं? अपनी डेस्क पे। उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम खुलने के बाद आप कहाँ काम करेंगे? अपनी डेस्क पे। और इस डेस्क को ऑपरेटिंग सिस्टम की डेस्क पे काम करेंगे। उस डेस्क की वजह से इसका नाम जो है वो डेस्कटॉप एरिया रखा गया। इट इज द वर्किंग एरिया ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डेस्कटॉप हैज मेनी टाइप्स ऑफ आइकन्स। डेस्कटॉप में बहुत तरह के आइकन्स होते हैं, हम सब लोग जानते हैं। 3 मुख्य तरह के आइकन होते हैं। सिस्टम आइकन, जो विंडोज के डिफॉल्ट आइकन होते हैं। इसमें आप बताइए कौन कौन से आइकन होते हैं? माई कंप्यूटर होता है, डॉक्यूमेंट माई कंप्यूटर होता है, रिसाइकिल बिन होता है, आपका जो है वो नेटवर्क होता है। ये हमारे सिस्टम आइकन्स होते हैं। शॉर्टकट आइकन्स क्या हो गए? शॉर्टकट आइकन्स वो होते हैं जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं और उनमें जो है अप एरो का निशान लगा रहता है। दीज आर शॉर्टकट आइकन्स। ये एप्लीकेशन शॉर्टकट्स होती हैं। जैसे आपने एडोब रीडर डाल दिया, एक्रोबैट रीडर डाल दिया, या याहू मैसेंजर डाल दिया, विनजिप डाल दिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप देखिए कि इंटरनेट ये विनजिप डाल दिया आपने, या इरफान व्यू ये एक डाले हैं बाहर से। तो ये सब अप एरो वाले हमारे जो है वो एप्लीकेशन शॉर्टकट्स हैं। फाइल फोल्डर के आइकन इस तरह के येलो कलर के फाइल फोल्डर के आइकन होंगे। तो 3 तरह के आइकन हमारे पास डेस्कटॉप में बनेंगे। हमसे डेस्कटॉप के बारे में पूछता है तो हम ये बना करके बता देंगे कि ये लीजिए सब डेस्कटॉप ये है। टास्क बार क्या होती है? टास्क बार के बारे में सवाल पूछेगा तो हम टास्क बार के बारे में बताएंगे। टास्क बार कैसी होती है? विंडोज एक्सपी की में नहीं, यहाँ पे 7 की टास्क बार हमने बताई क्योंकि विंडोज एक्सपी नहीं है। तो स्टार्ट बटन होता है हमारे पास टास्क बार में। क्विक लॉन्च आइकन है। क्विक लॉन्च आइकन जो विंडोज समझता है आप इंस्टॉल करते हैं और उसको बार बार आपको जरूरत पड़ती है, वो क्विक लॉन्च में चले जाते हैं। जैसे आपने ब्राउजर वगैरह इंस्टॉल कर लिए, आउटलुक एक्सप्रेस वगैरह हो गया, तो ये सब यहाँ पे आ जाएगा। टास्क बार, इसमें नोटिफिकेशन एरिया और क्लॉक है। तो द टास्क बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ विंडोज 7 और विंडोज एक्सपी डेस्कटॉप। टास्क बार कहाँ होती है? इसकी लोकेशन क्या होती है? एट द बॉटम ऑफ विंडोज 7 डेस्कटॉप। विंडोज 7 डेस्कटॉप के तले में नीचे की तरफ पैरों की साइड पे ये टास्क बार होती है। और एक पट्टी नुमा बार, इसमें क्या होता है? इसमें स्टार्ट बटन होता है लोकेटेड एट द लेफ्ट एंड, एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर पे, लेफ्ट एंड पे ही रहता है। इट शोज स्टार्ट मेनू। क्विक लॉन्च नाम की टास्क बार के इस एरिया को क्विक लॉन्च एरिया कहते हैं। यहां पे जल्दी जिन एप्लीकेशंस की बार बार जरूरत पड़ती है यूजर को और वो जल्दी चालू हो जाए, इस वजह से वो रख ली जाती हैं क्विक लॉन्च में। तो यहाँ पे एक्सप्लोरर हो गया, ये हमारा मोजिला फायरफॉक्स हो गया, आउटलुक हो गया, ये रखा है। नोटिफिकेशन एरिया हमारे पास रहता है। नोटिफिकेशन एरिया में नोटिफिकेशंस या नोटिसेस आते रहते हैं, जो सिस्टम इवेंट्स चलते हैं। कोई ऐसी घटना हमारे नोटिफिकेशन माने कोई घटना का नोटिस, इंफॉर्मेशन। नोटिफिकेशन एरिया में कोई इवेंट अगर मशीन के अंदर हो रहा है, सिस्टम कोई एक्टिविटी कर रहा है बैकग्राउंड में, तो आपको पता लगने के लिए वो नोटिफिकेशन जारी करता है। जैसे हम कोई अपना फायरवॉल बंद कर दें, तो जैसे ही हम अपना फायरवॉल वगैरह बंद करेंगे, नोटिफिकेशन एरिया में हमको मैसेज वगैरह मिल जाएगा कि आपका फायरवॉल जो है वो बंद किया गया है। तो notification area is right corner has notification area. It provides information about your system status. हमारे सिस्टम स्टेटस के बारे में जानकारी देता रहता है हमारा नोटिफिकेशन एरिया। क्लॉक, हमारे पास इसमें नेटवर्क आइकन, हमारे पास एक्शन सेंटर वगैरह नोटिफिकेशन एरिया में रहते हैं। ये हो गई हमारे टास्क बार के बारे में। कस्टमाइजेशन ऑफ टास्क बार। टास्क बार का कस्टमाइजेशन कैसे करेंगे? टास्क बार को कस्टमाइज भी किया जा सकता है। टास्क बार के ऊपर जब आप राइट बटन क्लिक करते हैं प्रॉपर्टीज में, तो हमारे पास टास्क बार को कस्टमाइज करने के लिए ऑप्शन होता है। एज पर यूजर की नीड, यूजर कैन कस्टमाइज द टास्क बार। इसके लिए गो टू टास्क बार, और टास्क बार पे राइट क्लिक करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज आएंगी। और टास्क बार और स्टार्ट मेनू की प्रॉपर्टीज किस तरह से दिखाई देती हैं? लॉक द टास्क बार, यहां आप टास्क बार को लॉक कर सकते हैं। ऑटो हाइड टास्क बार को छुपा सकते हैं।
और टास्क बार के आइकन्स को स्मॉल कर सकते हैं। इस तरह करके आप टास्क बार की प्रॉपर्टीज को बदल सकते हैं। इसको हम लोग टास्क बार कस्टमाइजेशन कहते हैं। तो टास्क बार में हमारे पास इतनी प्रॉपर्टीज हैं। ये बॉक्स बनेगा अगर टास्क बार कस्टमाइजेशन के बारे में हमसे पूछता है कि टास्क बार कस्टमाइजेशन क्या है। नेक्स्ट, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या होता है विंडोज में? कंट्रोल पैनल जो है वो विंडोज का को एडमिनिस्टर करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, उसके लुक और बिहेवियर को, हमारे पास ये कंट्रोल पैनल मिला हुआ है। किसी भी मशीन, कोई बड़ी मशीन हो वहां पे कंट्रोल पैनल होता है, तो वहां से आप पूरी मशीन को एक जगह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। सारी सेटिंग्स को एक जगह से, आपको कोई सॉफ्टवेयर हटाना है, आपको कीबोर्ड की सेटिंग बदलनी है, नेटवर्क इंटरनेट की सेटिंग बदलनी है, आपको फायरवॉल की सेटिंग बदलनी है, लैंग्वेज एंड रीजन की सेटिंग्स बदलनी है, ये सारी सेटिंग हमारे कंट्रोल पैनल के अंदर मिलेगी। लेकिन कंट्रोल पैनल जो है वो फुल्ली केवल एडमिनिस्ट्रेटर यूजर जो है वो यूज कर सकता है। कंट्रोल पैनल हैज वेरियस स्पेशलाइज्ड टूल्स दैट लेट यू कंट्रोल एंड एडमिनिस्टर योर सिस्टम। कंट्रोल पैनल के अंदर बहुत तरह के स्पेशल टूल्स होते हैं जो जिनकी मदद से आप अपनी मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं, उनके लुक और बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। कौन कौन से टूल होते हैं विंडोज 7 के कंट्रोल पैनल में और वो क्या काम करते हैं, इस में हम ये देखेंगे कौन कौन से। अगर हमसे पूछेगा कंट्रोल पैनल तो ये जरूर कहेगा कि सवाल को बड़ा करने के लिए कि कंट्रोल पैनल के, मान लीजिए 8 नंबर का सवाल है हमारा या 5 नंबर का सवाल है, तो हम 2 4 10 टूल के बारे में बता भी देंगे। कंट्रोल पैनल हैज वेरियस स्पेशलाइज्ड टूल्स। क्या क्या टूल्स हैं? जैसे हमारे पास टूल है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल हैज कंप्यूटर मैनेजमेंट। हमारे पास कंट्रोल पैनल में एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में निम्नलिखित एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स मिलते हैं जिनकी मदद से हम डिस्क मैनेजमेंट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर मैनेजमेंट, ये सब काम करते हैं। हमको डेट एंड टाइम बदलने के लिए आता है, जिससे हम सिस्टम डेट और टाइम को बदल सकते हैं। अगर हमारी डेट टाइम गड़बड़ है तो आप कंट्रोल पैनल से एडमिनिस्ट्रेटर होकर के एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से लॉगिन करेंगे और डेट एंड टाइम बदल लीजिए। फॉन्ट्स, आप अपने फॉन्ट की सेटिंग देख सकते हैं। कीबोर्ड की सेटिंग बदल सकते हैं। माउस की सेटिंग बदल सकते हैं। माउस पॉइंटर की सेटिंग, माउस का पॉइंटर बदल सकते हैं। नेटवर्क की सेटिंग्स बदल सकते हैं। डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स किस लिए होता है? टू ऐड न्यू डिवाइस एंड प्रिंटर्स। नए डिवाइसेस और प्रिंटर्स को ऐड करने के लिए डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स मिला है हमें। फायरवॉल सेटिंग्स है हमारे पास टू कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी फायरवॉल। फायरवॉल सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगर करना और ऑन ऑफ करना, ताकि आउटसाइडर्स को अपने मशीनों से, नेटवर्क में अगर मशीन है इंटरनेट पे, तो आउटसाइडर से प्रोटेक्शन के लिए फायरवॉल बनाई गई है अपने हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। और ऑपरेटिंग सिस्टम का फायरवॉल जो है वो, फायरवॉल 2 तरह का है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर फायरवॉल का है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो फायरवॉल सेटिंग आप अपनी ऑन करके रख सकते हैं और सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। विंडोज अपडेट है हमारे पास। हर सिस्टम, हर सॉफ्टवेयर जो है उसको उस दिन में वो पुराना हो जाता है, वीक हो जाता है, उसके अंदर कुछ सिक्योरिटी पैचेस की जरूरत पड़ती है, उसको अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। तो विंडोज के अंदर भी विंडोज अपडेट कंट्रोल पैनल के अंदर हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने से हमारा सॉफ्टवेयर नया हो जाता है और ज्यादा रोबस्ट, ज्यादा ताकतवर हो गया अगेंस्ट सिक्योरिटीज और उसके जो होल्स हैं हैकर्स से और हार्मफुल स्पाईवेयर, मैलवेयर के अगेंस्ट में। विंडोज डिफेंडर है हमारे पास इसी कंट्रोल पैनल में। डिफेंडर जो है वो एंटी मैलवेयर, एंटी स्पाईवेयर जो है वो एप्लीकेशन डाली गई है। वो विंडोज 7 से जो है, विस्टा और 7 से और एक्सपी के लिए वो इंस्टॉल करनी होती थी। तो विंडोज डिफेंडर अपना जरूर ऑन करके रखे और उसको कंटिन्यूअस अपडेट पे रखे। रीजन एंड लैंग्वेज सेटिंग है हमारे पास कंट्रोल पैनल में, ताकि आप अपनी हिसाब से, अपने कंट्री के हिसाब से अपनी लैंग्वेजेस और रीजनल सेटिंग, डेट टाइम करेंसी की सेटिंग जो है वो अपने हिसाब से कर सके। ये हमारे कंट्रोल पैनल का टूल्स है।
फॉन्ट मैनेजमेंट, विंडोज का फॉन्ट अक्षरों के लिखने का जो स्टाइल है डिजिटल मशीन्स में, कंप्यूटर हो गए, प्रिंटर हो गए, स्क्रीन हो गए, तो मॉडर्न कंप्यूटर, स्क्रीन और प्रिंटर टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए वैरायटी ऑफ टाइप फेसेस, जो भी टाइप आप करते हैं उनके फेसेस जो है वो पहले से डिक्लेयर करके रखे हैं। तो हर एक टाइप फेस में क्या है, हर एक अलग अलग स्टाइल के जो टाइप फेसेस हैं, अक्षरों के जो फेस हैं, वो फॉन्ट्स कहलाते हैं। तो दो टाइप के, मुख्य रूप से दो टाइप के टाइप फेसेस यूज करते हैं, मोनोटाइप और प्रोपोर्शनली स्पेस टाइप फेसेस। यानी ये जो अक्षर यानी फॉन्ट आपको दिखाई देते हैं, ये मोनोटाइप और प्रोपोर्शनली स्पेस टाइप फेसेस दो प्रकार के होते हैं। एक मोनोटाइप माने जहां सारे कैरेक्टर्स सेम चौड़ाई के होंगे, लाइक टाइपराइटर में जो भी फॉन्ट रहते हैं, टाइप करते हैं, उनमें सबका बराबर विड्थ रहती है। डिफरेंट प्रोपोर्शनली स्पेस टाइप फेसेस, जहां पे कैरेक्टर की डिफरेंट विड्थ हो जाएगी, यानी हर अक्षर की चौड़ाई जो है वो अलग अलग होगी। ऐसा भी अभी इस वक्त जो हम लोग यूज कर रहे हैं अपने फॉन्ट में, वो टाइप फेस ट्रू टाइप फॉन्ट्स के नाम से जाना जाता है। यानी अब हम जो फॉन्ट यूज करते हैं उसमें ट्रू टाइप फॉन्ट्स की कैटेगरी आती है। वो ट्रू टाइप फॉन्ट्स जो हैं वो ऐसे फॉन्ट होते हैं, ऐसे टाइप फेसेस होते हैं जो सेम होते हैं हर एक डिवाइस पे। किसी भी डिवाइस पे आप उसको देखेंगे, इट कैन बी यूज्ड इन एनी साइज, किसी भी प्रकार के और किसी भी साइज के वो दिखाई देते हैं हर एक डिवाइस में, वो सेम दिखाई देंगे। अगर आप उसको, अलग अलग तरह के हैं, साइज उनका अलग अलग है, लेकिन वो हर डिवाइस में एक जैसे दिखाई देते हैं। अगर आप ने MS वर्ड में बनाया है और उसको आप मोबाइल में देख रहे हैं, तो वहां पे भी उसके जो फॉन्ट्स होंगे वो वैसे ही दिखाई देंगे, क्योंकि जो टेक्स्ट प्रिपेयर किया गया है उनको ट्रू टाइप फॉन्ट्स के जरिए प्रिपेयर किया गया है। तो ये ट्रू टाइप फॉन्ट्स जो हैं वो आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं। जितने भी फॉन्ट्स आप डाउनलोड करेंगे सब ट्रू टाइप, जिनको TTF कहा जाता है, वो कैटेगरी के फॉन्ट आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज को बदलना, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज को बदलना। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज आपके कंट्रोल पैनल में रहती है। डिस्प्ले प्रॉपर्टी के जरिए आप अपना स्क्रीन डिस्प्ले बदल सकते हैं। इसके अंदर आपके मॉनिटर का स्क्रीन रेजोल्यूशन वगैरह रहता है। स्क्रीन रेजोल्यूशन मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नंबर ऑफ पिक्सेल्स की, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सेल्स की नंबर्स को कम ज्यादा करना। जैसे ही आप पर्सनलाइजेशन के अंदर से भी ये डिस्प्ले एक्सेस होता है। इसके अलावा कहां से जाएंगे आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी को विंडोज में बदलने के लिए? टू चेंज डिस्प्ले प्रॉपर्टीज ऑफ योर विंडोज डेस्कटॉप, गो टू कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल में डिस्प्ले में जो ऑप्शन होता है वहां से हम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज अपनी बदलते हैं। तो विंडोज में डिस्प्ले प्रॉपर्टी कैसे बदली जाती है, उसके लिए क्या स्टेप है, उसके लिए स्टेप और क्या ऑप्शन आता है, ये ऑप्शन आ गया। उसी तरह विंडोज 7 में फॉन्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। विंडोज 7 में कंट्रोल पैनल के कौन से टूल्स हैं, विंडोज 7 में टास्क बार कस्टमाइजेशन क्या होता है, टास्क बार क्या होती है, डेस्कटॉप क्या होता है, इस तरह के ये सवाल आपसे लिखित में करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टॉलेशन ऑफ MS ऑफिस। ये हो गया हमारा डिस्प्ले तक। मुख्य पॉइंट्स जो है वो हमने यहाँ पे नोट करके रखे हुए हैं, जो अभी तक एग्जाम में आए हैं। उसमें टास्क बार के बारे में पूछा गया है और डेस्कटॉप के बारे में पूछ लिया गया है, और विंडोज 7 के कंट्रोल पैनल के बारे में पूछा गया है। MS ऑफिस का इंस्टॉलेशन बताइए। MS ऑफिस का इंस्टॉलेशन, MS ऑफिस 2007 का इंस्टॉलेशन जो है वो किस तरह से किया जाता है, या MS ऑफिस का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। इंस्टॉलेशन के बारे में
और उसके स्टेप लिखने हैं हमको यहाँ पे कि इंस्टॉलेशन में किस तरह की स्क्रीन्स आती हैं। इंस्टॉलेशन करने के लिए हर एक पैकेज की अपनी अपनी सीडी होती है। सीडी के अलावा आप अपने एप्लीकेशन पैकेज को या ऐप को इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहां हम सेटअप डिस्क यानी सीडी डिस्क से इसको इंस्टॉलेशन बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको 2007 की सीडी आएगी मार्केट में, MS ऑफिस की सीडी आती है जेन्युइन, अगर आप खरीदेंगे, और उसको कुछ नहीं करना है, कंप्यूटर में डाल देना है। इसको बायोस की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए बायोस से सेटअप के अंदर बूट ऑप्शन की सेटिंग इसलिए करनी पड़ती क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको चलते सिस्टम में आपने विंडोज डाल रखा है, उसके ऊपर, ये विंडोज के ऊपर चलता है MS ऑफिस, तो आपको विंडोज के ऊपर ही इसको इंस्टॉलेशन करना है। सीडी रखनी है और उसको सीडी रख करके उसके अंदर इंस्टॉलेशन चला देना है। वैसे तो सीडी ऑटोमेटिकली जो है वो सीडी के अंदर रखे कंटेंट और सेटअप ऑटोमेटिक चल जाते हैं और इस तरह का कुछ स्क्रीन आपको दिखाई देगी। आज हमारा जो है वो मीटिंग टाइम यहीं पे खत्म होता है, समाप्त होने वाला है। तो हम अपना आगे का कार्यक्रम कल के सेशन में रखेंगे। कल हम लोग जो है वो इस MS ऑफिस इंस्टॉलेशन को कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम लोग मिलेंगे।